हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का एक मोटा मोटा आइडिया दूंगा और इसी के साथ ये बतलाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा आइडिया किस तरीके से एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो सकता है, प्री में और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है। सेकेंडली, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो चाहे यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के, जो प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर है उसमें मोटा मोटा कौन सा आइडिया को पूछा गया है, प्री और मेंस में कौन से चीज़ें पूछी जाती है, किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना होता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको चीज़ें हॉलिस्टिकली समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो फाउंडेशनल लर्निंग है डिफरेंट सब्जेक्ट का, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, सोसाइटी का, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी का, गवर्नेंस का, आईआर का, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, फिर आपका एनवायरनमेंट का, और जीएस पेपर 4 एथिक्स का। तो अगर ये सभी क्लियर है तो ही आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर अगर क्लियर नहीं भी है तो भी आप अगर कंटिन्यू रखेंगे 4-6 महीने हमारे एनालिसिस को, इसका जो पीडीएफ है उसको अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और चाहते हैं कि आप स्क्रैच से चीज़ों को सीखें, फाउंडेशनल लर्निंग ले हर जीएस पेपर का, तो आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, रेगुलर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस, और वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर काम किया जाएगा। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और उसी अवसर पे क्या है, आपका पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन के साथ जो राइजिंग पॉपुलेशन है, किसी देश में आपका श्रिंकिंग पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को लेके आपके कौन से कंसर्न्स है और पॉपुलेशन बढ़ने से हमें कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उस रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी अगर आप वर्ल्ड में इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब हो गया कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो क्या कर सकती है, हमारे इकोनॉमी में, हमारे एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, सर्विसेज सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकती है और देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अभी ध्यान रखना क्या ज़रूरी है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप से या फिर खुद से ये देश को आपका इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट नहीं दिला सकता है, अनटिल जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, स्किल्ड नहीं है। तो इसीलिए ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि जो हमारा डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वो उसमें आप वल्नरेबिलिटी भी देख सकते हैं, खतरा भी देख सकते हैं। कैसे? जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है उसको अगर हम आज के समय पे उसको स्किल्ड करके उसको काम में नहीं लगा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है वो एक समय पे जाके आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बन जाएगी और आपके जो हमारे देश का इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या होगा, एक बर्डन हो जाएगा। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूथ में ही अगर उसका पोटेंशियलिटी यूज़ करके कंट्री को रीच नहीं कर सकते हैं, तो पास फ्यूचर में जो पॉपुलेशंस ओल्ड एज हो जाएंगे उनको हम कैसे केयर करेंगे। ओके, जो स्टेट का रिसोर्सेस है, बजट है, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ऑन ओल्ड एज केयर। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है कि इंडिया क्रॉस्ड 1.4 बिलियन पीपल, और जिसमें आपके क्या है, लगभग 40 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो 15 to 29 के एज में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। तो अभी ज़रूरी क्या है कि ये जो पॉपुलेशन है इनका आपका हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट किया जाए। ओके, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोशल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ताकि इनका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके। तो अभी और इसी के साथ जो आपकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है अभी के समय पे,
उसको भी हमें क्या करना है, कंटेन करना है। तो कंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड मैरिज जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो काफ़ी चाइल्ड मैरिज पे क्रैकडाउन चला, लेकिन अभी भी लगभग 20% से भी ज़्यादा चाइल्ड मैरिज देखे जाते हैं। टीन एज प्रेगनेंसी अभी भी 7% देखी जाती है। तो इससे अगर चाइल्ड का मैरिज हो जाता है टीन एज में, अगर आपके कोई बच्चे पेरेंट्स बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट होना है, उनके अंदर जो उनको ह्यूमन रिसोर्स बनना था, वो बनने से आप क्या होता है, उनका लैगिंग रह जाता है, वो पीछे रह जाते हैं। वो जाके बाद में क्या कर सकते हैं, आपके खुद के ऊपर बर्डन हो सकते हैं और देश के ऊपर भी बर्डन हो सकते हैं। ओके, तो अभी राजस्थान जैसे स्टेट में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट उड़ान लिया गया, जिसमें आपका क्या किया गया है, लाइफ स्किल देना, स्कॉलरशिप देना, ओके, फिर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अवेयरनेस देना, कॉन्ट्रासेप्टिव का एक्सेस देना, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर अदवी का प्रोजेक्ट लिया गया उड़ीसा में, ताकि पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके, और स्पेशली जो आपके अंडर एज के बच्चे हैं या टीन एज बच्चे हैं, उनका जो मैरिज है उसको आपका रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना। फिर प्रोजेक्ट मंजिल आप देख सकते हैं, अगेन राजस्थान में ही है। तो ये क्या है, यंग वुमेन को आपके स्किल ट्रेनिंग के लिए है। फिर आपका एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस वाया मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है, जैसे कंट्रासेप्शन में, सेफ अबॉर्शन में, मैटरनल हेल्थ में, ओके, फर्टिलिटी केयर में। तो ये सभी चीज़ों में हम ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा भी एजुकेशन, हाउसिंग, चाइल्ड केयर, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को एंश्योर करके ह्यूमन की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि वो इन टर्न देश के काम में आ सके, देश के ग्रोथ में, देश के डेवलपमेंट में काम आ सके। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी जो की टर्म्स है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी क्या होती है, तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जब आप फ्रीली, कोई कपल फ्रीली डिसाइड करेंगे, हस्बैंड वाइफ, ओके, इसमें स्पेशली आपके जो वुमेन है उनका ऑटोनॉमी के बारे में बात किया गया है कि फ्री इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो ऑलरेडी बताया, वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होना और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का आपका रेशियो कम होना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस में अगर बात करें तो राइट बेस्ड डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। जो आपके डिफरेंट इवेंट डिक्लेरेशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, इक्विटी है, डिग्निटी है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, जैसे चाइल्ड का क्या राइट है, पढ़ने का, लिखने का, स्किल का, एम्प्लॉयमेंट का, एक एज के बाद, ओके, जब वो आपके मैच्योर्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए पहले क्या चाहिएगा, स्किल चाहिएगा, एजुकेशन चाहिएगा, हेल्थ चाहिएगा। अगर उसी समय आपका शादी विवाह हो जाता है, ओके, पेरेंट बन जाते हैं, तो वो अपना जो लाइफ है उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए स्किल, एजुकेशन, हेल्थ का देना ज़रूरी है, ताकि आफ्टर 18 जो चाइल्ड है, जो आपके एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो देश का रिसोर्स बन सके। तो इसीलिए क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच का से देखना बहुत ज़रूरी है, जिसको अमृता सेन जी ने आपका प्रोपाउंड किया था कि कैपेसिटी को बढ़ाया जाना चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देनी ज़रूरी रहेंगी। ओके, तो ये सभी चीज़ें बाकी फर्दर थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो ये जो भी आर्टिकल है इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी में, फिर ज्योग्राफी में हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में किस तरीके से जो गवर्नमेंट है पॉलिसीज बना रही है टू कंटेन पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको कैसे स्किल्ड बनाना या फिर उसको ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। जीएस पेपर 3 में किस तरीके से जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमें अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है और वल्नरेबिलिटी भी क्रिएट कर सकता है, अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो। इस तरीके से आपके डिफरेंट पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में आप क्या देख सकते हैं कि स्किल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ह्यूमन सेंटर्ड मॉडल्स। तो ह्यूमन सेंटर्ड मॉडल से लेना ज़रूरी है ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। ओके, स्ट्रेंथन करना है डेटा सिस्टम को, रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है कि पॉपुलेशन आपका अभी जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 उसी में रहे और पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज ना हो। फिर मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंस करना ज़रूरी है, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पंचायत को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि बेटर पॉलिसी बनाई जा सके ग्रास रूट लेवल पे। डिपेंड करना है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को, मेल एंगेजमेंट को,
ओके, तो मेल एंगेजमेंट किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट कर सकती है, ये पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, मेंस में। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, बैंकिंग खाता होना, सेविंग्स का फैसिलिटी होना, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सभी चीज़ें। ओके, तो ये बाकी पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नॉट द यूजुअल सिल्वर लाइनिंग। तो ये भी पॉपुलेशन से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है कि हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आज हम देख रहे हैं वो आपके 2050 के बाद जो डिविडेंड है वो ओल्ड एज हो जाएंगी। तो अभी जो आपके आज की जो पॉपुलेशन है उनको स्किल्ड करके उनको प्रोडक्टिव बनाना ज़रूरी है। वो जब प्रोडक्टिव बनेंगे तब जाके इन फ्यूचर में क्या करेंगे, अपने सेविंग से अपने हेल्थ का, ओके, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे। तो इसीलिए अभी से हमें ध्यान देना होगा कि इन फ्यूचर 2050 तक हमें ऐसे आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना ज़रूरी है, या फिर सोशल सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट को बनाना ज़रूरी है कि जो आपके आज के डिविडेंड है, जो ओल्ड एज हो जाएंगे, उनको हम केयर प्रोवाइड कर सके, जिसको जेरियाटिक केयर भी कहा जाता है, मतलब ओल्ड एज में दिया जाने वाला केयर। तो इसमें अभी आप सिल्वर इकोनॉमी का भी क्या देख सकते हैं। सिल्वर इकोनॉमी क्या है, जो केयर इकोनॉमी है। तो जब ओल्ड एज पॉपुलेशंस ज़्यादा होंगे तो उनको केयर चाहिएगा, उनके लिए केयर टेकर्स चाहिएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है, जो पहला आपका फैमिली नॉर्म्स था जॉइंट फैमिली का, वो खत्म होके अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो गए हैं। बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, तो तब पेरेंट्स को कौन लुक आफ्टर करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक सिल्वर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया है। तो सिल्वर इकोनॉमी क्या है, इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स, सिल्वर इकोनॉमी रेफर्स टू, तो आपको आंसर करना ज़रूरी होगा और मेंस में पूछा जा सकता है कि हमें फ्यूचर के लिए आपके केयर इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप करना होगा, या फिर जेरियाटिक केयर को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर ओल्ड एज पॉपुलेशन इन 2050। ओके, तो उसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बनना मुझे लगता है लाजमी रहेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, तो बेटर पॉलिसी लेना ज़रूरी है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ओल्ड एज में भी देना ज़रूरी है, क्योंकि 60s के बाद क्या होते हैं, जो आपके हमारे जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनके अंदर जो स्किल है, उन्होंने जो 20-30 साल अपना कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो 60 के बाद भी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी को सीख कर सकते हैं, अगर शरीर ठीक रहा तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलने ज़रूरी रहेंगे। बाकी जो की टर्म्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो ये सभी चीज़ें, ये वर्ड्स को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आपका वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, हॉलिस्टिक नेशनल पॉलिसी लेना है एजिंग के लिए, ताकि एल्डर केयर हम दे सके। तो उसके लिए एल्डर केयर एक्ट बना सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हेल्थ को, पेंशन को, सोशल इंक्लूशन को, हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर जेरियाटिक केयर, मतलब केयर लेना है ओल्डर पीपल का, तो हॉस्पिटल में वैसे व्यवस्था करना होगा। ओके, तो आजकल टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है, घर में दवाई आपकी डिलीवर हो सकती है, खाना डिलीवर हो सकता है, न्यूट्रिशनल चीज़ें डिलीवर हो सकती है, ओके, डायग्नोस्टिक जो करना है वो डिलीवर हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो एक्टिव एजिंग प्रोग्राम लेना ज़रूरी है, जो एजिंग पॉपुलेशन है उनका अपस्किलिंग करना, पार्ट टाइम वर्क का व्यवस्था करना, ताकि वो खुद से कमा के अपना लाइफ में स्ट्रेंथ ला सके। पेंशन एंड इंश्योरेंस रिफॉर्म्स भी लाने ज़रूरी है, ताकि बेटर पेंशन मिल सके, और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जो आपके स्कीम्स है वो बेटर आपकी ट्रांसमिट की जा सके। सिल्वर इकोनॉमी का प्रमोशन, मतलब होम केयर स्टार्टअप्स को डेवलप किया जा सकता है। ओके, रूरल अर्बन इक्विटी लानी ज़रूरी है, ताकि रूरल अर्बन दोनों ही एरिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन को केयर मिले। इसी के साथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस का लाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन पॉपुलेशन के बारे में ही है। ओके, तो आवर पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो अभी जो जनरल पार्लेंस है, जो जनरल पार्लेंस में जो बातचीत चलती है कि पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन क्या है, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, नो डाउट क्लाइमेट चेंज का कॉज है, लेकिन राइजिंग पॉपुलेशन एक स्ट्रेंथ भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक पोटेंशियल भी है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिवर्स कर सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें जो ग्रीन ट्रांजिशन करना है, लाइक हम ई व्हीकल्स ला रहे हैं, जैसे स्कूटी हो गया, या फिर आपके कार हो गए, ओके, या फिर आपके सोलर पावर जनरेशन हो गया, घर में सोलर पैनल लगाना। तो इन सभी चीज़ों के लिए
ओके, अभी मार्केट को सस्टेनेबल करने के लिए डिमांड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन ट्रांजिशन में कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए अगर डिमांड ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है बाय पॉपुलेशन, तभी क्या है, जो कंपनीज़ है या फिर आपकी जो आपकी बिजनेस हाउसेस है वो ग्रीन ट्रांजिशन में ध्यान देगी। तो जो पॉपुलेशन है वो अगर आपकी बहुत सारा स्कूटी डिमांड करती है, ईवी का बहुत सारा कार डिमांड करती है, बहुत सारा सोलर पैनल डिमांड करती है, तो क्या हो सकता है, जो राइजिंग पॉपुलेशन है वो भी क्या कर सकता है, ग्रीन ट्रांजिशन में बिजनेस हाउसेस को मदद कर सकता है। तो ये काफ़ी मतलब आपका क्या है, जो कन्वेंशनल सोच है, जो जनरल पार्लेंस है, उससे थोड़ा हटके है। तो मुझे ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंसाइटफुल लगा। तो इसमें आप क्या है, एक पॉजिटिव साइड भी दिखा सकते हैं पॉपुलेशन राइजिंग का। ओके, पॉपुलेशन कम हुई तो कोई नहीं चाहेगा ना कि डिमांड भी कम रहेगा कोई भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ों का। तो उससे क्या होगा, आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसको आपके हॉल्ट करने में, ग्रीन ट्रांजिशन में दिक्कतें आ सकती है। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। ओके, तो जो डिप्लॉयमेंट है क्लाइमेट सोल्यूशन, वो अनप्रेसिडेंटेडली आपके कॉस्ट इफिशिएंट होंगे बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे सोलार, इरिगेशन, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल्स। ओके, इनकी बात आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी ध्यान क्या देना है कि हर पॉपुलेशन, जो हर तबके के इंसान हैं, उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो ग्रीन ट्रांजिशन में जो चीज़ें खरीदना है उनको, वो उनको अफोर्डेबली खरीद सके। अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपके जो हमारे देश में जो लोग आपके चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो डिमांड जनरेट नहीं कर पाएंगे फॉर ग्रीन इक्विपमेंट्स। तो वो ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो डेमोग्राफी एज कैटलिस्ट के हिसाब से हमें देखना ज़रूरी है। ओके, स्केल एज लीवर कॉन्सेप्ट, तो ये क्या कर सकती है, जो स्केल में पॉपुलेशन है वो आपका लेवरेज कर सकती है ग्रीन टेक को। ओके, बस इक्विटी पे फोकस करना ज़रूरी है, ताकि जो आपका इनइक्वालिटी है इनकम में, उसको दूर किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अगेन अबाउट पॉपुलेशन माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये माइग्रेशन को हम कैसे एक विन विन सिचुएशन बना सकते हैं, कि जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, जैसे इंडिया से माइग्रेशन हो रहा है यूरोप में, ओके, गल्फ नेशंस में, या फिर मिडिल ईस्ट में, या फिर आपके नॉर्थ अमेरिकन नेशंस लाइक कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। तो इसमें अभी क्या है, जो माइग्रेशन होता है उसे ध्यान रखिएगा, जो पॉपुलेशन माइग्रेट करती है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, उनको ही सिर्फ सहूलियत मिलता है, या फिर जो देश जिस देश से माइग्रेट हो रहा है उसको ही रिमिटेंस मिलता है। ये वन साइडेड गेम नहीं है, ये बोथ साइड गेम है। जिस देश में जाते हैं वहाँ भी ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स की तरह जाते हैं या फिर अनस्किल्ड वर्कफोर्स की तरह जाते हैं। जो आपके डेवलप नेशंस में जो पॉपुलेशन कम है, उनका जो डिमांड है वर्कफोर्स का, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड और हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उसका जो ज़रूरत है उसको पूरा करके उस देश की इकोनॉमी को संवारने में मदद करते हैं, उस देश में कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, डिमांड को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ओके, तो हमें एक विन विन सिचुएशन से देखना इसको ज़रूरी है, कि जो माइग्रेशन है उसका कई आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देखा जाता है। कुछ रिस्क भी होता है कि आपका जो एक तो जो लोकल पॉपुलेशन है उनका जो कल्चर है उसमें खतरा आ सकता है, कल्चर में, लैंग्वेज में, एथनिसिटी में। तो इसीलिए एक xenophobia देखा जाता है। ओके, तो ये भी एक कंसर्न है, लेकिन ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो माइग्रेशन है वो कंट्रोल्ड वे में अगर रहे तो ये दोनों देश के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसे अभी आसाम में अगर देखें, जो माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश से, वो विन विन सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि इतना मास माइग्रेशन होना इज़ नॉट गुड फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, फॉर इट्स पीपल, फॉर इट्स कल्चर, फॉर इट्स लैंग्वेज, फॉर इट्स एथनिसिटी। क्योंकि ये जो मास माइग्रेशन है ये आपके लोकल कल्चर को ऑल्टर कर सकती है, तो लोगों का कल्चरल राइट्स भी तो है, तो उसको देखना ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए क्या है, आपके यूएन लेवल पे, देश के लेवल पे आपके बेटर पॉलिसीज़ को बनाना ज़रूरी है, कि कितने हद तक माइग्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। प्लस रिसोर्स पे भी प्रेशर पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कम्युनिकेशन हो, तो उसको भी बेटर करना ज़रूरी रहता है। तो इसका बेनिफिट और इसका आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है, ध्यान रखिएगा। और माइग्रेशन जो है एक आपका पुराना किस्सा है, सालों से माइग्रेशन होते आया है। आप पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, तो आप माइग्रेशन को देखेंगे। ओके, इसी तरीके से क्या है, पूरा ज़माना जो है, पूरा दुनिया जो है वो चल रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना ज़रूरी है। पास्ट में लास्ट ईयर
एपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, माइग्रेशन के रीज़न, माइग्रेशन के क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट टीबी डेथ के ऑडिट को लेके, कि अभी ये हेल्थ के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये आइडिया इंपॉर्टेंट है। तो अभी टीबी का डेथ अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ है इंडिया में ही है। वर्ल्ड का 25% टीबी का केसेस जो है इंडिया में ही रिपोर्ट होता है। और हमारा टारगेट भी था कि सून हम टीबी को एलिमिनेट करें, लेकिन अभी क्या है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारी डिसरप्शंस आई। ओके, तो अभी इससे क्या है, इसमें एक इनोवेटिव आइडिया बताया गया है कि हमने जिस तरीके से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट आपके ऑडिट्स का सहारा लिया। ऑडिट के बाद हमने जिस भी ज़िले में, जिस भी कस्बे में, जिस भी स्टेट में ज़्यादा मोर्टेलिटी का रेट देखा, वहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशन, टारगेटेड पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिया गया, जिसके तहत क्या है, आपके मैटरनल मॉर्टेलिटी को कम किया जा सका है। तो ठीक उसी तरह का सिमिलर शॉर्ट ऑफ पॉलिसी ले सकते हैं फॉर टीबी डेथ ऑडिट। तो ऑडिट करने से क्या है, बेटर हमें रिजल्ट, बेटर हमें स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, बेटर नंबर्स हमें प्राप्त होंगे और उससे हम बेटर पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि टीबी डेथ का ऑडिट होना ज़रूरी है। बहुत सारे अंडर रिपोर्टिंग टीबी मोर्टालिटी देखी जाती है, उसको हमें टैकल करना ज़रूरी रहेगा। इनोवेटिव डायग्नोस्टिक्स एंड स्क्रीनिंग टूल्स को डेवलप करना ज़रूरी है ताकि समय पे टीबी को स्क्रीनिंग करके उसको आपका एलिमिनेट किया जा सके। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से भी टीबी क्या होती है, बढ़ रही है और मॉर्बिडिटी भी बढ़ रहा है। तो ज़रूरी क्या है कि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है, जो हिडन हंगर है, उसको भी टैकल किया जाए और ज़रूरी है कि आपका कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है उसको भी एनहांस किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ या फिर जो आपके टेम्पलेट्स है, ये एग्जाम में आपको मदद करेंगे। आपको इसी तरीके से टेम्पलेट्स को ध्यान रखना है। इतनी चीज़ें तो आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 150 से 250 वर्ड के बीच में लिखना होता है, ठीक है ना। तो अब अभी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीबी डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एआई बैक पोर्टेबल एक्सरे स्क्रीनिंग कर सकते हैं, रूटीन बीएमआई डेटा कैप्चर कर सकते हैं ताकि हेल्दी बीएमआई को मेंटेन किया जा सके, 100 डे टीबी एलिमिनेशन कैंपेन को चला सकते हैं, राशन दे सकते हैं न्यूट्रिशनल ट्रायल की तरह, इन्हेंस कर सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफ कोमोर्बिडिटी। सो ये सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहेंगी। ओके, तो वे फॉरवर्ड में ये सभी एक बार आप देख लीजिएगा। मैंडेट करना है टीबी डेथ ऑडिट नेशन वाइड, इसके अलावा करना है एआई एनेबल स्क्रीनिंग को, जो अभी हमने देखा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, इन्हेंस करना है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कवरेज को, स्ट्रेंथन करना है डाटा फीडबैक लूप्स को, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है इंस्टीट्यूशंस का, आशा वर्कर का, एनजीओ का, और कम्युनिटी एंगेजमेंट को एंश्योर करना ज़रूरी है। रिसर्च एंड इनोवेशन पार्टनरशिप भी करना ज़रूरी है विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक आईसीएमआर, आईआईटीज, लोकल यूनिवर्सिटीज़ लाइक असम मेडिकल कॉलेज, बिहार मेडिकल कॉलेज, इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल नाउ इंजिन्स ऑफ कोऑपरेशन एंड नॉट जस्ट डिस्कशन फोरम, सेज होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो अभी इसमें हमें समझना ज़रूरी है कि जोनल काउंसिल होता क्या है। तो डिफरेंट जो आपके हमारे देश के टोटल 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटोरी है, तो इन डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट जोन में बांटा गया है। टोटल हमारे देश में 6 जोन हैं। 5 जोन आपके अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 फॉर्म किया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। और इन एरियाज में जो भी कंट्री है वो इसमें मेंबरशिप है उनका। और साल में आपका क्या होती है, साल में 2 साल में जब भी कोई इशू होता है, अभी तो बहुत फ्रीक्वेंट मीटिंग हो रही है जोनल काउंसिल में, तो उसमें आपके जो होम मिनिस्टर होते हैं वो चेयर करते हैं मीटिंग को। बाकी जो स्टेट है, यूनियन टेरिटोरी है, उनके जो आपके प्रीमियर रहते हैं वो मीटिंग में एज अ मेंबर रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे कोऑपरेशन किया जा सकता है, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर जो आपके कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर को लेके, वाटर को लेके, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसी के अलावा ध्यान रखिएगा, एक आपका 6th कमीशन है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत नहीं है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट एक्ट ऑफ 1971 के तहत। उसके तहत क्या किया गया है, आपका नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल को फॉर्म किया गया है ताकि नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है उनके अंदर कोऑपरेशन लाई जा सके और आपका जो भी
कंसर्न है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम है, फिर आपका इंसर्जेंसी का जो प्रॉब्लम है उसको टेकल किया जा सके टाइम बाउंड मैनर से, और हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके। तो वही है जोनल काउंसिल का रोल। तो जोनल काउंसिल क्या है? आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एंश्योर करने में ये आपकी मददगार साबित हो सकती है। तो अभी जब भी आप कन्फ्लिक्ट का बारे में पूछा जाता है तो आपका जो फ्रिक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच में वो पूछा जाता है, तो उसमें आप इस तरीके के सजेशन दे सकते हैं कि जोनल काउंसिल हो गया, फिर गवर्निंग काउंसिल हो गया नीति आयोग का, ओके, फिर इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, इनका सजेशंस आप दे सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको एक बार आप देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गार्ड रेल्स अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी। तो अभी मॉडर्न स्लेवरी जो हम देखते हैं डिफरेंट आपके कंपनीज में, ओके, या फिर डिफरेंट जो आपके इकोनॉमिक हाउसेस है या फिर एग्रीकल्चर, कहीं भी जो हम मॉडर्न स्लेवरी देखते हैं, ओके, तो फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर, तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, आज के मॉडर्न ज़माने पे ये शोभा नहीं देती है और ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है। तो इसके लिए जो आपके मॉडर्न नेशंस है, डेवलप नेशंस है, लाइक यूके, तो उन्होंने मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2015 लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मॉडर्न स्लेवरी एक्ट 2018 को अपनाया है ताकि स्लेवरी को ख़त्म किया जा सके, जो मॉडर्न सेंस में स्लेवरी है, जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट करता है। तो अभी इंडिया में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 23-24 है, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। चाइल्ड लेबर को कर्व करने के बारे में कहता है आर्टिकल 24, और आपके इन जनरल एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के बारे में कहता है आर्टिकल 23। इसके अलावा भी आईपीसी में भी सेक्शंस है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका बॉन्डेड लेबर सिस्टम है या फिर स्लेवरी है, मॉडर्न सॉर्ट ऑफ स्लेवरी, वो अभी भी कंटिन्यू है। तो इसको टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना ज़रूरी है ताकि हम जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर सकें, और जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के उसको हम अचीव कर सकें। तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा, राइट बेस्ड अप्रोच से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट यूएसए, और जो आपकी वेस्टर्न नेशंस है उनके वजह से जो आपके कॉलोनियल नेशंस थे या फिर जो कॉलोनियल पावर के अंडर में थे, उनके आपके इंडिपेंडेंस में कैसे डिले हुआ, ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें आपका 1941 में क्या हुआ था, एक अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था, अटलांटिक चार्टर 1941 में, और ये रूजवेल्ट तो उस समय के यूएस के प्रेसिडेंट थे, और चर्चिल, विंस्टन चर्चिल पीएम थे इंग्लैंड के। तो उन्होंने डिक्लेयर किया था और प्रॉमिस किया था कि पोस्ट वार सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा कॉलोनीज को। पोस्ट वार मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। लेकिन लेटर क्या हुआ, इसको साइड कर दिया गया कोल्ड वार की वजह से। तो कोल्ड वार किसके किसके बीच में हुआ था, आपके जो यूएसए था, जो कैपिटलिस्ट था, लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था, और जो आपके वेस्टर्न सपोर्टर थे यूएसए के, जो वेस्टर्न एलाइज थे यूएसए के, और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर, आज का रशिया, और उसके सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट सपोर्टर। तो कोल्ड वार की वजह से क्या हुआ, अभी ये देखा गया कि अगर कॉलोनीज को फ्री कर दिया जाता है तो उनके ऊपर रशिया का प्रभाव अर्थात यूएसएसआर का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, और जो नए नेशंस है वो आपकी कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी की जगह कम्युनिस्ट बन सकती है। तो इसी के लिए आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है उसमें आपके जो उनको डीकोलोनाइज करना था, इंडिपेंडेंस देना था, उसमें डिले हुआ, क्योंकि उसमें कोल्ड वार जो डायनामिक्स था, जो वेस्टर्न नेशंस थे उनका इंटरेस्ट वर्क कर रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है या फिर जो आइडिया है वर्ल्ड हिस्ट्री से है, और इस आइडिया के ऊपर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए हमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी क्या है बारीकी से पढ़ना ज़रूरी रहता है कि किस तरीके से जो डेवलप नेशंस है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए बाकी जो आपकी डेवलपिंग नेशंस है, अंडर डेवलप नेशंस है, उनको भी बलि चढ़ा सकती है। इट मीन्स क्या है, रूल बेस्ड ऑर्डर नहीं है, राइट बेस्ड रेजिम नहीं है। जो डेवलप नेशंस जैसा चाहती है वो खुद ही आपका ट्रीटी साइन करती है और खुद ही उसको वायलेट करती है, और ग्लोबल लेवल पे एक केओटिक माहौल, अनसिस्टमैटिक वे में चीज़ों को हैंडल करना, ये सभी प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं।
तो उस हिसाब से क्या है, ये आर्टिकल जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द नीड टू सेफगार्ड द राइट टू वोट। तो अभी आपका इंटेंसिव जो इलेक्टोरल रोल है उसको रिवीजन किया जाना है बिहार में, क्योंकि डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टी का डिमांड है कि बिहार का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें बहुत सारे वोगस वोटर्स है, फेक वोटर्स हैं, जिनका नाम नहीं होना चाहिए। तो अभी इलेक्टोरल जो इंटीग्रिटी है, इलेक्शंस का जो इंटीग्रिटी है उसको डेमोक्रेसी में आपका इंश्योर करना ज़रूरी है, ताकि डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि फ्री एंड फेयर वोटिंग हो, कोई भी मैनिपुलेशन ना रहे, कोई भी फेक वोटर्स ना रहे। तो इसके लिए इंटेंसिव रिवीजन अभी बिहार में ईसीआई स्टार्ट करने वाला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसको लेके बहुत लोगों ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका दायर की, और उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंटेंसिव रिवीजन होगा इलेक्टोरल रोल का, उसमें आपके जो वोटर्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो 3 डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं, आधार या फिर जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर राशन कार्ड। तो पहले आपके आधार के बारे में जिक्र नहीं था। तो अभी क्या होती है, रूरल जो पॉपुलेशन होते हैं, तो बिहार में आप देख सकते हैं 50% के लगभग पॉपुलेशन इलिटरेट है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, करप्शंस भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उनका जो एक आपका स्टैट्यूटरी राइट है, राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वायलेट हो सकता है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है। तो उसको रोकना ज़रूरी है, और उसके लिए हर इंसान को फेयर अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है ताकि वो वोट कर सके। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो जुडिशियल इंटरवेंशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इसमें से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है तो उनको वोटर लिस्ट में नाम उनका शामिल करना ज़रूरी रहेगा, उनका फेयर इंक्लूजन होना ज़रूरी है, कोई भी एक्सक्लूड ना हो, नहीं तो क्या है, आपकी डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। तो उसके लिहाज से ये आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अलविदा।